हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म हीज हाउस, जो कि एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। लेकिन फिल्म की प्रेजेंटेशन इस हॉरर के जॉनर में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई है और उतने ही अच्छे से फिल्म को खत्म भी किया गया है। हालांकि फिल्म की एंडिंग लोगों के लिए किसी कंफ्यूजन से कम नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये एंडिंग फिल्म की बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए उन्हीं सभी डिटेल को मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, जिसके कारण से ये वीडियो पूरी तरीके से स्पॉइलर है। यानी कि अगर आपने इस फिल्म को अब तक नहीं देखा है तो मेरे हिसाब से पहले आपको इस फिल्म को देख लेना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि फिल्म की कहानी है क्या। हालांकि इस वीडियो से भी आपके सारे के सारे डाउट फिल्म की कहानी और कैरेक्टर्स को लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिर भी एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए एक बार इस फिल्म को देखना तो बनता ही है। तो चलिए अब और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बात करते हैं फिल्म की एक्सप्लेनेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो फिल्म की कहानी में फोकस किया जाता है फिल्म के दो लीड कैरेक्टर्स पर, जो दोनों ही कपल है और इनमें से हस्बैंड का नाम है बॉल और वाइफ का केएल, और इन दोनों को ही बाकी दूसरे रेफ्यूजीज के साथ डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जहां पर हमें ये बात भी पता चलती है कि बॉल और उसकी वाइफ के जैसे बाकी और दूसरे रेफ्यूजीज भी साउथ सुडान से अपनी जान बचाकर एक बोट में बैठकर आए हैं, जिससे आते वक्त रास्ते में उनकी बेटी नायगा डूबकर मर गई। यानी कि उस छोटी सी बोट को हिसाब से ज्यादा इंसानों से भर दिया गया था, जिस वजह से जब वो बोट समुद्र के बीचों बीच पहुंची तो वो कुछ लहरों का सामना नहीं कर पाई, जिस वजह से बॉल की डॉटर मारी गई। लेकिन स्टार्ट के कुछ ही देर बाद हमें ये बात भी क्लियर कर दी जाती है कि बॉल अपनी बेटी की मौत से बाहर निकलना चाहता है, जिसके अगर उससे बुरे सपने भी आते हैं तो वो उसकी बात अपनी वाइफ रियल को नहीं बताता। और अब उन दोनों को इस डिटेंशन सेंटर में ऑलमोस्ट साल हो गए हैं। लेकिन आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ सोशल वर्कर आकर उनका इंटरव्यू लेंगे और उनके बिहेवियर को देखकर उन्हें एक नया घर बिल्कुल फ्री में गिर देंगे, जो दो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लेकिन उन्होंने इसके साथ उन दोनों को काफी सारे रूल्स भी दिए हैं, यानी कि वैसे रूल्स जैसा सरकार अपने राज्य में हर एक शख्स को लेकर करना चाहती है। तब उनके रूल्स की बात कर लेते हैं कि उन्हें हर हफ्ते एक रिपोर्ट रेडी कर देनी है, जिसके इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पर एक सोशल वर्कर तो आएगा ही, जो कि मार्क का कैरेक्टर है, और उसका काम वहाँ पर आकर यही चेक करना है कि उन दोनों ने नेबर्स या फिर आसपास के किसी भी लोगों को तकलीफ तो नहीं दी है। इसके अलावा बॉल कहीं पर भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस शहर का सिटीजन नहीं है, और जो उसे 74 पाउंड दिए जा रहे हैं उन दोनों को उसी में एडजस्ट कर अपने उस घर में रहना है। यानी कि एक तरीके से उन दोनों को इस शहर में खुला तो छोड़ा जा ही रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेल पर, जिनमें अगर उनका बिहेवियर अच्छा रहा तो उन्हें यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी, या फिर उन दोनों को सीधे उठाकर वॉर टाउन साउथ सुडान भेज दिया जाएगा, जहाँ टेस्ट के बाद बाकी दूसरे रेफ्यूजीज को भी भेजा जा रहा है, जो डेफिनेटली वहाँ पर जाने से अच्छा उनको मारना ही पसंद करेंगे, जिसकी झलक हमें फिल्म के स्टार्ट में ही एक प्रिजन सेल में दिखाई जाती है। और यहाँ तक कि उन दोनों को ये तक नहीं पता है कि वो लोग किस शहर में आकर रह रहे हैं इतने सालों से। जिसके बाद जब बॉल सैलून जाकर सैलून वाले से पूछता है कि वो कहाँ पर है, तब उसे पता चलता है कि वो यूके यानी कि लंदन में रह रहा है, जहाँ पर रहने के लिए उन दोनों को लोगों से घुलना मिलना होगा। जिसमें हमें दिखाया जाता है कि फिल्म में बॉल इन सब में बहुत ही ज्यादा माहिर है, जो काफी क्विकली इस शहर के रहन सहन को अपना लेता है, जैसे कि बार में बैठकर फुटबॉल प्लेयर पीटर क्रच के लिए गाना गाना और मॉल में जाकर व्हाइट पीपल्स की तरह कपड़े खरीदना, ताकि वो उन जैसा दिखे, भले से ही उसके लिए उसे कितना भी प्राइस क्यों ना पे करना पड़े। लेकिन अगर उसी मॉल के सीन के बैकग्राउंड में अगर आप ध्यान से देखें तो हमें वहाँ पर एक गार्ड भी दिखाया जाता है, जो बॉल पर नजर रख रहा है, मानो जैसे उसे यहाँ के लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि ये चीज हम बॉल की एक व्हाइट नेबर में भी देखते हैं, जो सीधे उन दोनों को इस कॉलोनी से निकल जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो दोनों यहाँ से बिलोंग नहीं करते। वेल, ये चीज हमें ये सिखाती है कि आज के तारीख में लोग एक दूसरे से कितने ज्यादा जलते हैं, खास करके वो लोग जिन लोगों का मानना यही होता है कि जहाँ वो लोग पैदा हुए हैं उन्हीं का राइट सबसे ज्यादा है। और ऊपर से यूके में जिस तरीके से सरकार रिफ्यूजीज को रखकर उन पर रूल्स लगाती है और उन्हें पैसे देती है, ये चीज वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों को यही लगता है कि ये रिफ्यूजी यहाँ पर आकर उन्हीं के पैसे पर बिल्कुल फ्री में पल रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो उन लोगों की भी एक अपनी मजबूरी होती है, जिसके कारण उन्हें अपना खुद का देश छोड़कर दूसरे देश की शरण में आना पड़ता है। और अगर सिचुएशन खराब ना हो तो कोई भी इंसान अपने देश को छोड़कर जाएगा ही क्यों। इसका अगर और भी अच्छा एग्जांपल आपको चाहिए तो आप यही देख लीजिए कि हमारे इंडिया से काफी लोग ज्यादा कमाने के लिए ऑब्वियसली बाहर ही जाते हैं, क्योंकि उन सभी को लगता है कि इंडिया में उन्हें उतनी कमाई नहीं मिलेगी जितना वो लोग कमाना चाहते हैं। और वहाँ पर भी कोई देश हम इंडियंस को एक्सेप्ट नहीं करता, खास करके ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, जहाँ के लोग हम जैसे
से इंडियंस को जबरदस्ती का मारते भी है। खैर तो अब इस पॉइंट को छोड़कर आते हैं यूके की सिचुएशन पर, जहाँ पर बीते दिनों जब एक रिफ्यूजी के बच्चे की डूबकर मौत हुई थी तो इंटरनेट पर लोगों ने अपने भद्दे रिएक्शन दिए थे कि अच्छा हुआ कि वो बच्चा उनकी जन्मभूमि पर आने से पहले ही मारा गया। लेकिन ज्यादातर तो सोशल मीडिया पर बैठे हुए इन गधों ने उस बच्चे की मौत का ब्लेम उसके माँ बाप पर ही डाला है, जो चीज यही बताती है कि आज की तारीख में सोशल मीडिया को लोग कितना टॉक्सिक यूज कर रहे हैं। और ऐसी ही एक बच्चे के डूबने की रिपोर्ट टर्की से भी आई थी, यानी कि ये रिफ्यूजी का मामला कभी भी पूरे वर्ल्ड से खत्म नहीं होगा। तो शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर फिल्म के डायरेक्टर और राइटर रेमी विकिस ने फिल्म की कहानी लिखी और उसे डायरेक्ट किया, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। बट उन्होंने इस सब्जेक्ट में हॉरर के एलिमेंट को भी काफी अच्छी तरीके से ऐड किया है। तो अब इन पॉइंट्स को छोड़कर फिर से बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में, जिसमें हमें देखने मिलता है कि बॉल और उसकी वाइफ को एक कॉलोनी के रॉ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके बारे में मार्क उन्हें बोल बोल कर यही बताता है कि ये घर उन दोनों के लिए काफी ज्यादा बड़ा है और वो दोनों बहुत ज्यादा लकी भी है। लेकिन जैसे ही मार्क घर का दरवाजा खोलता है तो वो दरवाजा टूटता है और यहाँ तक कि घर की हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं और घर में लाइट्स की भी सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है। जिन सिचुएशंस को लेकर मार्क उन दोनों से यही कहता है कि वो इन्हें फिक्स करवा देगा, जो वो कभी भी नहीं करवाता। ये चीज हमें फिर से यही बात बताती है कि वो सभी लोग यही चाहते हैं कि रिफ्यूजी ऐसी बुरी कंडीशन से काफी ज्यादा थक जाए और हार मानकर फिर से अपने देश वापस लौट जाए। लेकिन जैसी बुरी सिचुएशन से बॉल और उसकी वाइफ निकल कर आए हैं अपने देश को छोड़कर, वो दोनों फिर से वैसी सिचुएशन में जाना नहीं चाहते, खास करके बॉल, क्योंकि रेल का दिमाग बाद में धीरे धीरे चेंज होने लगता है कि उसे इस तरीके की फेक लाइफ नहीं जीना, बल्कि वो अपने देश अपने लोगों के साथ रहकर ही जीना चाहती है। और ये पूरा का पूरा ड्रीम सीक्वेंस हम इस फिल्म में देखते भी है। ड्रीम सीक्वेंस इसलिए क्योंकि रियाल को ये सब पाने के लिए अपने हस्बैंड बॉल को मारना होगा, उसके बाद ही जाकर उसे ये सारी की सारी चीजें भी मिलेगी और जी हाँ, उसकी बेटी नायक भी। लेकिन रियाल को इन सब का एहसास तब होता है जब वो अपने हस्बैंड की तरह घर से बाहर निकलकर हॉस्पिटल खुद का चेकअप करवाने के लिए जाती है। तो जहाँ जाते जाते वो पहले तो रास्ता भूल जाती है और फिर कुछ 3 लोगों से वो चर्च के रास्ते का पता भी पूछती है, जिनसे पूछने की उसकी हिम्मत सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो तीनों टीनेजर्स ब्लैक थे। लेकिन उन तीनों का बिहेवियर रियाल को लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि रियाल जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एक रिफ्यूजी है और उसकी लैंग्वेज भी इंग्लिश नहीं बल्कि अफ्रीकन है, जो बात उन तीनों टीनेजर्स को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। और जब रियाल वहाँ से जाती भी है तो वो तीनों टीनेजर्स रियाल को यही कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही चलती है। और यही बात बाद में बॉल भी अपनी वाइफ लिए रिपीट करता है जब वो दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो। और यहाँ तक कि बॉल अपनी वाइफ रियाल को ये भी कहता है कि खाना हाथ से नहीं बल्कि नाइफ और स्पोक से खाना चाहिए, जिस तरीके से खाने में रियाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ तक जितनी भी स्टोरी मैंने आपको फिल्म की समझाई है वो है फिल्म का पूरा मेन प्लॉट। अब आते हैं फिल्म के हॉरर एलिमेंट पर, जिस एलिमेंट में हमें दिखाई जाती है ए पेट स्पिरिट, जो कि एक गुचर भी है यानी कि कसाई, और वो बार बार बॉल और उसकी वाइफ को थीफ कहता है, जिस बात को रियाल ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन बॉल इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और उस एपेट स्पिरिट की कोशिश यही है कि बॉल अपनी गलती मान ले, क्योंकि जो जिंदगी वो दोनों जी रहे हैं वो किसी की छीनी हुई है और हाँ, काफी लोगों की दी हुई भी, जो उस रात उस बोट से गिरकर ना तैरने की वजह से डूबकर मर गए। और फिर हम देखते हैं कि घर में वो स्पिरिट भी बाकी दूसरी सभी की सभी उदास स्पिरिट को अपने साथ लेकर आई है, खास करके उनकी बेटी नायका की भी स्पिरिट उस एपेट के साथ है, जिस बच्ची को प्रोटेक्ट करने का वादा फिल्म के स्टार्ट में बॉल्ट की वाइफ ने किया था। लेकिन उसमें रियाल पूरी तरीके से फेल हुई और उनकी बेटी नाइट डूबकर मर गई। और अब उसकी स्पिरिट बाकी दूसरी स्पिरिट्स के साथ मिलकर बॉल्ट का जीना हराम कर रही है, जिसे बॉल्ट पूरी तरीके से इग्नोर ही करते आ रहा है, वो भी कई सालों से। लेकिन इन सब की शुरुआत पहले ड्रीम से हुई थी, यानी बॉल को बुरे सपने दिखाकर। लेकिन तब भी बॉल ने उन बुरे सपनों को भूलकर यही सोचा कि उसका फ्यूचर इस शहर में बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा अपनी वाइफ के साथ, जहाँ उसकी वाइफ के साथ साथ उसकी एक अच्छी फैमिली भी हो। लेकिन अब उसकी वाइफ उसका साथ नहीं देना चाहती, क्योंकि रियाल ने अपनी गलती मान ली है और वो अब इन्हें सुधारना भी चाहती है। इसलिए रियाल इस शहर के रंग ढंग में बिल्कुल भी नहीं ढलती और अपने ही कल्चर को फॉलो करती है, जिस चीज से अब बॉल बहुत ही ज्यादा परेशान है। क्योंकि एक रात बॉल जब उठता है तो वो घर में देखता है कि कोई स्पिरिट उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए आई है। लेकिन धीरे धीरे बॉल के ये सपने और भी काफी ज्यादा बिगड़ते चले जाते हैं, जो कि बाकी दूसरी स्पिरिट्स का भी आना है, जो अंधेरे में उसे जान से ही मार डालेगी। जिसके बाद बॉल उन सभी के सभी स्पिरिट को यही चेतावनी देता है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ उसी का है और वो और उसकी वाइफ इस घर में रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद वो पूरे के पूरे घर की हालत एक हैमर से पूरी तरीके बिगाड़ देता है और अगले दिन वो फिर से एजेंसी में जाकर मार्क को ये रिपोर्ट देता है कि घर में चूहे बहुत ज्यादा है और बग्स भी, जिस वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो रही है। जिसके बाद मार्क उससे यही कहता है कि उसे जो मिला है उसे उसी में एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में बाकी दूसरे लोग जो बैठे हुए हैं वो लोग बॉल को यही कहते हैं कि बॉल को जो घर दिया गया है वो उनके घर से भी काफी ज्यादा बड़ा है और जो उसे मिला है खास करके ऐसे रिफ्यूजी को, तो उसे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर उनकी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद मार्क इंस्पेक्शन के लिए अपने एक साथी को लेकर उस घर पर आता है, जहाँ पर घर की हालत देखकर वो सीधे बॉल को यही कहता है कि वो इसकी रिपोर्ट अपने बड़े अफसर को भेजेगा, जो शायद इस बात
से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, जिसका मतलब है कि बॉल और उसकी वाइफ पर जल्दी मुसीबत आने वाली है, जिसे बॉल पूरी तरीके से ठीक करना चाहता है। इसीलिए वो घर की रिपेयरिंग खुद करना शुरू कर देता है, जैसे कि डोर का बनाना और सभी घर की लाइट्स को शुरू कर देना। और धीरे धीरे वो डेंटिंग और पेंटिंग का काम भी घर में शुरू कर देता है। लेकिन अब रियल, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस घर में रहना नहीं चाहती, जिसके बाद वो अपनी वाइफ को पकड़कर घर में रुकने के लिए कहता है और सारे के सारे घर के लॉक्स को वो लॉक कर अंदर से तोड़ देता है ताकि कोई भी घर से बाहर निकल ना सके। और फिर बॉल डिसाइड करता है कि वो स्पिरिट से बैठकर फेस टू फेस बात करेगा और पैट बॉल को काफी डरावनी विजन दिखाता है और यही कहता है कि अगर बॉल अपनी जान उस एपेट स्पिरिट को दे देगा तो वो बदले में नायक को उसे फिर से रिटर्न कर देगा। तो बस उसे एक नाइफ लेकर खुद को एक वुंड देना है, जिसके बाद आगे का काम वो एपेट स्पिरिट आकर संभाल लेगा। लेकिन बॉल उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, जिसके बाद एपेट बॉल को छोड़कर उसकी वाइफ रेयल को चुनता है, जो वहाँ से भागने के लिए एक अच्छे मौके का इंतजार कर रही थी। और उसे वो मौका मिलता भी है जहाँ पर बॉल उस एपेट की दिखाई गई दुनिया में पूरी तरीके से खोकर एक शॉप में है। लेकिन जैसे ही रेयल वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो बॉल उसे आकर पकड़ता है और वो स्क्रू ड्राइवर निकालकर बॉल को उससे जख्मी कर देती है और वहाँ से निकल जाती है और सीधे पहुंच जाती है अपने उसी विजन में, यानी कि ट्रैप में, जिस ट्रैप में एपेट अब रेयल से उसके हस्बैंड को मारने का काम करवाना चाहता है, जिस बात के लिए रेयल बिल्कुल भी एग्री नहीं हुई। और वो स्पिरिट को यही कहती है कि वो अब अपने घर जा रही है, जो बात हमें फिलहाल तो उस टाइम पर समझ नहीं आती, बल्कि तब आती है जब वो अपने हस्बैंड बॉल के पास पहुंचती है, जहाँ पर बॉल ने नाइफ से खुद को वुंड दे दिया है और अब कुछ ही देर में वो एपेट स्पिरिट निकलकर उसकी जान ले लेगी, जो घर के फ्लोर को फाड़कर बाहर भी निकलता है। और बॉल को जैसे ही वो जान से मारने वाला होता है तो रेयल नाइफ लेकर उसी एपेट स्पिरिट को मार देती है। और अगले दिन जब इंस्पेक्शन के लिए कुछ सोशल वर्कर्स को वहाँ पर भेजा जाता है तो घर की हालत ऑलमोस्ट बॉल और उसकी वाइफ ने मिलकर सुधार ली है, जिसके बाद रेयल बॉल से यही कहती है कि वो आगे का और पेंटिंग का काम कंटिन्यू रखेगी अपना, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि अब रेयल अपने हस्बैंड के साथ इसी दुनिया में एडजस्ट करना चाहती है, जो कि वो कर भी रही है। जहाँ पर मार्क उन दोनों से फिर यही पूछता है कि अब उन्हें कोई भी विचेस दिखी भी है या नहीं, जिसके जवाब में बॉल मार्क को सच ही बताता है कि उस विच को रेयल ने अपने हाथों से मारा है और अब चीजें बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। और फिर मार्क उन दोनों से पूछता है कि उनकी बेटी की स्पिरिट उन दोनों के साथ है भी या नहीं, जिसके जवाब में बॉल यही कहता है कि वो कभी नहीं गई और मरकर लोग हमेशा अपनों के पास ही रहते हैं, जिसे वो लोग मरते दम तक नहीं छोड़ते। और फिर जैसे ही फिल्म खत्म होने वाली होती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे रिफ्यूजीज जो मरे थे वो अब भी उसी घर में है, जहाँ पर अब उन दोनों को रहना है, जिन स्पिरिट को इग्नोर कर अब उन दोनों ने जीना सीख लिया है, जिसके लिए पहले वो दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, खास करके बॉल, जिसे पहले यही लग रहा था कि उन लोगों ने जो कोई भी सामान लाया है अपने साथ इस देश में उन्हें उन सभी को जला देना चाहिए ताकि ये स्पिरिट उनका पीछा इस घर से पूरी तरीके से छोड़ दे। बट ऑफकोर्स ऐसा होता नहीं। तो अब बात कर लेते हैं उस राज के बारे में जो इन दोनों को हंट कर रहा था, कि एक्चुअल में नाइगल इन दोनों की बेटी थी ही नहीं, बल्कि बॉल अपनी वाइफ और खुद की जान बचाने के लिए नाइगल को भीड़ में से उठा लेता है, क्योंकि जो बस वहाँ से बचे हुए लोगों को लेकर जा रही है उनमें से ज्यादातर तो पेरेंट्स को ही उस बस में चढ़ाया जा रहा है। जिसके बाद बॉल नाइगल को अपनी बेटी बताकर उस सिचुएशन से काफी आसानी से निकल जाता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि नाइगल की माँ भी उसी भीड़ में अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, जो अब उसी शहर में पीछे छूट गई है। और फिर जब रीगल ने नाइक को प्रोटेक्ट करने की जो बात की थी वो इसलिए फेल हुई क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और वो उसे घसीट कर स्विम करते हुए दूसरी बोट में लेकर चला गया, जहाँ से उन दोनों को सीधे यूके के डिटेंशन सेंटर में रख दिया गया। लेकिन तब भी उन दोनों ने नाइक के राज को किसी के भी सामने रिवील नहीं किया, जिस वजह से नाइक की आत्मा नाराज थी और बाकी उसके साथ डूबे हुए लोग भी। और फिर उसी नाराजगी से निकल कर आया एक एपेट स्पिरिट, जो बॉल और उसकी वाइफ उनकी गलती का एहसास करवाने के लिए आया था कि उन दोनों ने जो कुछ भी किया है वो उसे कबूल कर ले, भले से ही अंजाम कुछ भी हो, जिसके लिए पहले रेयल मान जाती है लेकिन बॉल नहीं। और बाद में अब उसकी वाइफ ने बॉल का ही साथ दिया, जिसके कारण से नायक और बाकी दूसरे लोगों की आत्मा बहुत ही ज्यादा दुखी है और अब वो आत्माएं ऐसे ही उन दोनों को हंट करती रहेगी कि उन दोनों ने कितनी बड़ी गलती की थी, जिसका पछतावा उन दोनों ने बिल्कुल भी नहीं लिया और अपनी लाइफ को वो लोग बिल्कुल इग्नोर कर जीना चाहते हैं। यानी दुनिया को दिखाने के लिए वो लोग अभी बहुत ही ज्यादा खुश और हैप्पी कपल है, जो सरकार की दी गई जिंदगी से भी बहुत ज्यादा खुश है और अपनी लाइफ में भी। लेकिन अंदर की बात कुछ और ही है, यानी कि उनका पछतावा जो कभी भी उन स्पिरिट्स के साथ उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अगर इस एंडिंग से आपको ये लग रहा है कि फिल्म का सीक्वल भी आएगा, तो जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि फिल्म का कोई सीक्वल आएगा, क्योंकि फिल्म को मेरे हिसाब से परफेक्ट ऐसी एंडिंग को छोड़ा गया है जो एक क्लिफ हैंगर भी है और एक परफेक्ट एंडिंग भी। तो ये स्टोरी क्लिफ हैंगर उन लोगों के लिए है जिन्हें फिल्म का एंड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आया, और परफेक्ट एंडिंग इसलिए कि हमारी दुनिया में कई इंसान ऐसे भी है जो लोग ऐसे राज अपने सीने में दबाकर लास्ट तक रखते हैं और ऐसे ही उस राज को दबाकर मर भी जाते हैं। और इस फिल्म का एंड भी हमें कुछ यही बताता है। जिस स्टोरी और फिल्म की एंडिंग को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अब आपको ये फिल्म बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आई भी है या नहीं। और जी हाँ, मेरी वीडियो भी जो अगर आपको जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं
अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे किसी और वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।